नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम कथाकार मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात का परिचय जानेंगे और इस कहानी का सार बता पाएंगे और उस कहानी के जो महत्वपूर्ण अंश हैं उनकी व्याख्या कर पाएंगे। तो कहानी की कथा वस्तु का विश्लेषण कर पाएंगे और उनके जो पात्र और चरित्र चित्रण हैं उनके बारे में बात कर पाएंगे और कहानी का वातावरण या परिवेश या तत्कालीन स्थितियाँ क्या थी उसकी विशेषताएं बता पाएंगे। तो कहानी की शैली, भाषा और जो संवाद है उनकी विशेषताओं के साथ ही इस संपूर्ण विश्लेषण के माध्यम से हम कहानी के महत्व को भी पहचान पाएंगे। तो ये जो कहानी है पूस की रात, वो मुंशी प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। और प्रेमचंद के जन्म के बारे में हम बात करें तो उनका जन्म वाराणसी के पास लम्ही गांव में 1880 में हुआ था और उन्होंने बीए तक शिक्षा प्राप्त की और आरंभ में उर्दू लेखन किया। बाद में वे हिंदी में लिखने लगे और इसके अलावा वह शिक्षा विभाग के निरीक्षक रहे और हंस पत्रिका का संपादन उन्होंने किया और 1936 में उनका देहांत हो गया। तो हिंदी कहानी परंपरा में प्रेमचंद का एक सबसे सर्वश्रेष्ठ महत्व है और उन्होंने हिंदी कहानी को एक नवीन मोड़ दिया और उन्होंने कहानी को सामाजिक यथार्थ से जोड़ा और उसको एक सोउद्देश्यता प्रदान की। तो उन्होंने अपनी कहानियों में जो शोषित जनता है उनके दुख दर्द को एक वाणी दी और उनकी संवेदना और संघर्ष को नया अर्थ दिया। तो आरंभ में उन पर आदर्शवाद का प्रभाव था, लेकिन बाद में शोषक वर्गों की अमानवीयता के वे आलोचक बन गए और उन्होंने कथा साहित्य में जीवन की प्रत्येक पक्ष पर लिखा और किसानों और महिलाओं के प्रति उनकी गहरी सहानुभूति थी। पूस की रात कहानी का कथ्य जो है वो किसान जीवन से प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से बताया है कि किस तरह कठोर परिश्रम के बावजूद किसान हमेशा अभावों से घिरा रहता है और कर्ज से मुक्ति नहीं पा पाता है। तो लगातार शोषण से उत्पीड़ित किसान की आस्था किसानी से डगमगा जाती है और कहानी के इसी कथ्य का विश्लेषण हम आज की क्लास में विस्तार से करेंगे। तो वैसे क्लास में हमने पूस की रात कहानी का वाचन किया था, तो अगर उसको आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे कि प्रेमचंद ने कहानी के माध्यम से क्या कहना चाहा है। तो पूस की रात जो कहानी है वो ग्रामीण जीवन से संबंधित है और इसका नायक हल्कू जो कि मामूली किसान है, उसके पास थोड़ी सी ज़मीन है जिस पर वो खेती करके अपना गुजारा करता है, लेकिन खेती से जो आय होती है वह ऋण चुकाने में निकल जाती है और ठंड के मौसम में कंबल खरीदने के लिए उसने मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से 3 रुपये इकट्ठा किए, लेकिन वह 3 रुपये भी जो है महाजन आकर के ले जाता है जिसका नाम होता है सहना। उसकी पत्नी मुन्नी इसका बहुत विरोध करती है, किंतु वह अंत में लाचार हो जाती है, विवश हो जाती है और वो उसको 3 रुपये दे देती है। तो हल्कू अपनी फसल की देखभाल के लिए खेत पर जाता है और उसके साथ उसका पालतू कुत्ता भी होता है जिसका नाम जबरा होता है। वही अंधकार और अकेलेपन में उसका साथी होता है। तो पौष का महीना है, ठंडी हवा बह रही है, हल्कू के पास चादर के अलावा ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। वह कुत्ते के साथ मन बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको ठंड से निजात नहीं मिलती है। तो तब वह पास में एक आम के बगीचे से पत्तियां इकट्ठी करके अलाव जलाता है और अलाव की आग से उसका जो शरीर है वो गर्म हो जाता है और उसको राहत मिलती है। तो आग बुझ जाने पर भी जो शरीर की गर्माहट से वह चादर ओढ़े बैठा रहता है। उधर खेत में नील गायें घुस जाती है। जबरा उनकी आहट से सावधान हो जाता है, वह उन पर भौंकता है
हल्कू को भी लगता है कि खेत में नील गाय घुस आई है, लेकिन वह बैठा रहता है। तो नील गाय खेत को चरने लगती है, तब भी हल्कू नहीं उठता है। तो एक बार उठता भी है तो ठंड के झोंकों से वह वापस बैठ जाता है और अंत में वह चादर तान करके सो जाता है। सुबह उसकी पत्नी मुन्नी उसको जगाती है और ये बताती है कि सारी फसल जो है वो नष्ट हो गई है, और वह चिंतित होकर यह भी कहती है कि अब मजदूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। तो इस पर हल्कू प्रसन्न होकर के कहता है कि रात को ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा, और इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। अब हम कहानी की कथा वस्तु के बारे में बात करेंगे। तो कहानी में कथा वस्तु का निर्माण घटनाओं और पात्रों के आपसी संयोग से होता है। तो कुछ कथानक ऐसे होते हैं जिनकी बुनावट में परिवेश की भी बहुत बड़ी हिस्सेदारी होती है। तो कथ्य के अनुसार ही कथा वस्तु का स्वरूप बनता है, और उसी के अनुसार कभी घटनाएं प्रधान हो जाती है, कभी चरित्र प्रधान हो जाते हैं, कभी परिवेश या वातावरण प्रधान हो जाता है। तो इस कहानी में घटनाएं बहुत अधिक नहीं हैं, ना ही परिवेश का विस्तृत चित्रण किया गया है, पात्र भी बहुत कम हैं। तो इस कहानी की विशेषता यह है कि इसमें घटना का विकास, पात्रों का चरित्र और परिवेश, इन तीनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, और इन तीनों से मिलकर के उसकी विशेषता दिखाई देती है। फिर हम चरित्र चित्रण और पात्र योजना के बारे में बात करते हैं। तो इस कहानी में कुल 4 पात्र होते हैं। एक हल्कू किसान, उसकी पत्नी मुन्नी, और सहना जो कर्ज वसूलने आता है, और हल्कू का एक पालतू कुत्ता जबरा। तो सहना का जिक्र जो है सिर्फ कहानी के आरंभ में है, और उसका कहानी में प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रवेश नहीं होता है। मुन्नी कहानी के पहले और अंतिम भाग में आती है। पहले भाग में वह हल्कू को 3 रुपये सहना को देने से रोकती है। उस समय उसके माध्यम से प्रेमचंद कहानी की कथा वस्तु पर प्रकाश डालने वाली बातें हैं। उन बातों से और बात करने के अंदाज से उसके दृढ़ व्यक्तित्व का पता चलता है। और उसके बाद अंतिम भाग में वह वापस आती है, और जब खेत नष्ट हो जाने के बाद वह सवेरे अपने पति के पास पहुंचती है और उसे जगाती है। तो यहाँ उसका दूसरा रूप सामने आता है। तो खेत नष्ट हो जाने से यहाँ वह चिंतित नजर आती है, लेकिन प्रेमचंद ने इस चरित्र का अधिक विस्तार नहीं किया। और जबरा खेत पर हल्कू के साथ रहता है। उसकी स्वामी भक्ति, खेत नष्ट होते देखकर अपने स्वामी को सावधान करने की कोशिश, और भौंक भौंक कर जानवरों को भगाने की कोशिश, और अंत में असफल हो जाने पर वह चुप होकर के लेट जाता है। और उसको काफ़ी जीवंत पात्र उन्होंने बना दिया है। लेकिन कहानी में जो विस्तार है वो हल्कू के चरित्र को ही अभिव्यक्त करता है, और हल्कू जो है इस पूस की रात कहानी का केंद्रीय चरित्र है। अब हम देश काल या वातावरण के बारे में बात करेंगे। तो कहानी की रचना में देश काल का बहुत बड़ा महत्व होता है। देश काल से तात्पर्य वह परिवेश जिसमें कहानी का पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है। तो कहानी का ये कथ्य जिस परिवेश में घटित होता है वह भी कथ्य को निर्धारित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरे, कहानी का जो कथ्य है किस देश काल से संबंधित होता है, उसके द्वारा हम उस युग की जो परिस्थितियां हैं उनको वास्तविक रूप में जान पाते हैं। तो पूस की रात जो कहानी है इसकी रचना प्रेमचंद ने 1930 में की थी, और उस समय भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी, और उनमें भारत के किसानों की जो दशा है उस समय बहुत दयनीय थी। जमींदारी प्रथा के कारण आम जनता या आम किसानों को उनका शोषण होता था, और उनकी उपज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जमींदार मालगुजारी के रूप में वसूल कर लेते थे। तो इससे उनको अपने जीवन यापन के लिए या जीविका उपार्जन के लिए महाजन से कर्ज लेना पड़ता था। लेकिन महाजन भी किसान की मजबूरी और उसकी अशिक्षा का लाभ उठाते थे, और उसका परिणाम ये होता था कि एक बार ऋण के चक्र में फंसने के बाद किसान की आसानी से मुक्ति नहीं होती थी। और प्रेमचंद ने अपनी कई कहानियों में ग्रामीण जीवन के इसी यथार्थ को चित्रित किया है।
तो इस कहानी में ग्रामीण जीवन का अधिक चित्रण नहीं है, लेकिन ग्रामीण जीवन की सारी विशेषताएं जो है उसको इन्होंने जीवंत बना दिया। तो प्रेमचंद ग्रामीण वातावरण की सृष्टि करने के लिए सबसे पहले भाषा के स्तर पर परिवर्तन करते थे। तो ग्रामीण वातावरण से जुड़ी कहानियों में देशज शब्दों जो शब्द है उनका अधिक प्रयोग होता है, जैसे कंबल, डील, पूस और उपले, ओले, उपज, ये सब। तो प्रेमचंद ग्रामीण वातावरण को यथार्थपरक बनाने के लिए मुहावरों का भी प्रयोग करते थे, जैसे ठंडे हो जाना, चौपट होना आदि। तो प्रेमचंद को ग्रामीण जीवन की सूक्ष्म पहचान थी और इस कहानी में उन्होंने अंधेरी रात में खेत पर हल्कू और जबरा के क्रियाकलापों का चित्रण किया और उसमें उस वातावरण को प्रेमचंद ने अत्यंत सजीव बना दिया। तो पूस की अंधेरी रात का जो दृश्य है उसकी हम 2 पंक्तियां यहाँ पढ़ेंगे कि पूस की अंधेरी रात आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। तो इस दृश्य में हम देख पाते हैं कि प्रेमचंद ने खेत के वातावरण के सारे पक्षों को समेट लिया है और पूस की अंधेरी रात है, पौष के महीने में पड़ने वाली ठंड को उन्होंने व्यक्त करने के लिए ये वाक्य लिखा कि आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते हैं। तो ये वाक्य जो है ठंड को व्यक्त कर रहा है और ठंड का कहानी के विकास से गहरा संबंध है और इसी का वर्णन उन्होंने किया है। उसके बाद यहाँ भी पुरानी गाढ़े की चादर का जिक्र उन्होंने किया है, जिसे लपेटे वह बांस के खटोले पर बैठा कांप रहा है और इसी चादर की जगह वह कंबल खरीदना चाहता था, इसलिए पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े कांपना हल्कू की आगे की जो प्रतिक्रियाएं हैं उसका आधार बन जाता है। तो प्रेमचंद केवल बाहरी परिवेश के चित्रण में ही सफल नहीं हुए, बल्कि पात्रों की जो मानसिक दशा है उसको भी बड़ी कुशलता के साथ उन्होंने चित्रित किया है। आगे हम देखते हैं कि जो जबरा है वो पात्र जब किसी जानवर की आहट पाता है और इस विशेष आत्मीयता से उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी, जो हवा के ठंडे झोंकों को वह तुच्छ मान बैठता है। वह झटपट उठता है और छपरी के बाहर आकर के भौंकने लगता है। हल्कू कई बार उसे पुचकार कर उसको बुलाता है, पर वो उसके पास नहीं आता है। तो हार में चारों तरफ दौड़ता रहता है और एक क्षण के लिए वो आता है, लेकिन तुरंत ही वह वापस लौट चला जाता है। तो कर्तव्य उसके हृदय में जो दिखाई दिया है वो एक सराहनीय प्रयास कहा जाता है। तो यहाँ सिर्फ कुत्ते की क्रियाओं का ही वर्णन नहीं है, बल्कि उसके हल्कू के प्रति जो कर्तव्य भावना है उसका भी यहाँ चित्रण किया गया है। तो दोनों चीज़ें जो है इतने आत्मीय रूप में व्यक्त हुई है कि कुत्ता जो है वो कुत्ता नहीं बल्कि एक कहानी का जीवंत पात्र बन करके प्रकट हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे शिल्प। तो संरचना शिल्प जो है वो कहानी की जो रचना होती है वो भाषा से ही होती है और भाषा एक कलात्मक उपयोग जो है वो कहानी के कथ्य को स्पष्ट करती है। तो इसलिए कहानी रचना के लिए इतना आवश्यक नहीं है कि कहानी का कथ्य, तो इसलिए कहानी रचना के लिए ये पर्याप्त नहीं है कि कहानी का कथ्य और जो उसका उद्देश्य है वो उत्कृष्ट हो, बल्कि ये भी जरूरी होता है कि वह जो उत्कृष्टता है वो कहानी में अभिव्यक्त हुई है कि नहीं। तो अभिव्यक्ति जो है भाषा के माध्यम से ही होती है और कहानी का जो कथ्य है वो अलग अलग शैलियों को संभव बनाता है। तो इस प्रकार भाषा और शैली कहानी की संरचना के मुख्य अंग होते हैं। तो शैली में जब हम देखते हैं तो इस कहानी की जो शैली है वो एक
प्रौढ़ रचना शैली के माध्यम से वह कही जा सकती है। तो यह कहानी जितनी कथ्य और प्रतिपाद्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उतनी ही भाषा और शैली की दृष्टि से भी। तो यह कहानी ग्राम्य जीवन पर आधारित है, लेकिन प्रेमचंद की आरंभिक कहानियों में जिस तरह का आदर्शवाद दिखाई देता था वो इस कहानी में नहीं है। तो इसका प्रभाव कहानी की शैली पर भी दिखाई देता है। प्रेमचंद ने इस कहानी में अपने कथ्य को यथार्थपरक दृष्टि से प्रस्तुत किया है, इसलिए उनकी शैली भी यथार्थवादी है। तो यथार्थवादी शैली की ये विशेषताएं होती है कि रचनाकार जीवन यथार्थ को उसी रूप में प्रस्तुत करता है जिस रूप में वे होती हैं, लेकिन ऐसा करते हुए भी उसकी दृष्टि सिर्फ तथ्यों तक सीमित नहीं होती है। इसके विपरीत वह जीवन की वास्तविकताओं को यथार्थ रूप में इसलिए प्रस्तुत करता है ताकि उसके बदले जाने की आवश्यकता को वो पाठक जो है स्वयं महसूस कर ले। दूसरी बात कि यथार्थवादी रचनाकार यथार्थ के उद्घाटन के द्वारा पाठकों को समस्याओं का हल नहीं देता है, बल्कि उनको प्रेरित करता है कि वह स्वयं उस स्थितियों को बदलने की आवश्यकता महसूस करे और उसके लिए उचित एक रास्ता खोज ले। तो इस कहानी में प्रेमचंद की दृष्टि जो है वो यथार्थ के उद्घाटन पर टिकी हुई है। वे न तो हल्कू को नायक बनाते हैं, ना ही उसको खलनायक बनाते हैं। तो वे इस समस्या का कोई हल भी प्रस्तुत नहीं करते हैं। तो कहानी की रचना में वे इस तरह वे कहानी की रचना करते हैं कि जिससे कहानी में प्रस्तुत की गई समस्या अपनी पूरी तार्किकता के साथ उभर सके। तो पूस की रात कहानी का अगर हम विश्लेषण करें तो इस बात को हम आसानी से समझ सकते हैं कि कहानी का आरंभ एक छोटी सी घटना से होता है और हल्कू के यहाँ महाजन कर्ज मांगने आता है। हल्कू 3 रुपये उसको दे देता है जो उसने केवल कंबल खरीदने के लिए जोड़े हैं। तो उसके बाद कहानी इस प्रसंग से कट जाती है और दूसरे भाग में कहानी में एक नया प्रसंग आरंभ होता है। पूस का महीना है, अंधेरी रात है, अपने खेत के पास बनी मेड़ पर वह चादर लपेटे बैठा है और ठंड से कांप रहा है। सर्दी में ठंड से कांपना पहले प्रसंग से कहानी को जोड़ देता है, जब हल्कू को मजबूर होकर के 3 रुपये सहना को देने पड़े थे। तो यहाँ पहले प्रसंग में जो एक प्रश्न उभर कर आता है कि ऐसी खेती से क्या लाभ जिससे किसान की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी नहीं होती है। यानी लगातार शोषण और उसकी मुक्ति की संभावना का जो अभाव है वो अंततः किसान को एक ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंचा सकता है जहां कहानी के अंत में हल्कू पहुंच जाता है। तो कहानी के अंत में नील गायों द्वारा खेत नष्ट होते देखकर के भी हल्कू अगर नहीं उठता तो उसका कारण केवल ठंड नहीं है। यहाँ हल्कू में अपनी उपज को बचाने की अपेक्षा ही खत्म हो चुकी है या उसकी जो इच्छा है वो ही खत्म हो चुकी है। तो इस तरह समस्या की जो भयावहता है उसका चित्रण करता हुआ कहानीकार कहानी को समाप्त कर देता है। पूस की रात की शैली की यही विशेषता है कि और यथार्थवादी शैली जो है उसने इस रचना को श्रेष्ठ बना दिया है। आगे हम भाषा की बात करें तो प्रेमचंद की कहानियों की भाषा बोलचाल की भाषा के निकट ही है। उनके यहाँ संस्कृत, अरबी, फारसी सभी भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल हुआ और वो बोलचाल की हिंदी के अंग बन चुके हैं। तो प्राय वे तद्भव शब्दों का ही प्रयोग करते हैं और वे कहानी के परिवेश के अनुसार जो है शब्दों का चयन करते हैं। जैसे ग्रामीण जीवन से संबंधित जो कहानियाँ हैं उसमें देशज शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ इन सब का प्रयोग होता है और वाक्य रचना भी आवश्यक होती है। तो लंबे और जटिल वाक्य जो हैं वो कम देखे गए हैं उनकी रचनाओं में। तो प्राय छोटे और सुलझे वाक्य होते हैं ताकि जो पढ़ने वाले हैं उनको वो संप्रेषित कर सके। तो पूस की रात कहानी ग्रामीण जीवन से संबंधित है, इसलिए इस कहानी में देशज और तद्भव शब्दों का प्रयोग भी अधिक हुआ है। जैसे ऊख, जन्म, उपज, कंबल, पूस आदि। तो जो इसमें देशज शब्द हैं वो भी आए हैं, जैसे हार, डील, ओले, धौंस, खटोले, पुआल, टप्पे, उपज, अलाव, दोहर, इस प्रकार। तो तद्भव और देशज शब्दों के प्रयोग से कहानी के ग्रामीण वातावरण को जीवंत बनाने में काफ़ी मदद मिली है। लेकिन प्रेमचंद ने उर्दू और संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो उर्दू के भी शब्द हैं जो काफ़ी प्रचलित हैं, उन्होंने प्रयोग किए हैं, जैसे खुशामद, तकदीर, अरमान, गिर्द, मालगुजारी आदि।
तो उर्दू के ये शब्द उन्हीं रूपों में व्यक्त हुए हैं जिन रूपों में वे बोलचाल की भाषा में प्रचलित हैं। जैसे दर्द को उन्होंने दर्द लिखा और मजदूरी को मजूरी। तो इस कहानी में संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुआ, जैसे हृदय, पवित्र, आत्मा, पिशाच, आत्मीयता, दीनता, ये सब। और स्वान और अणु जैसे अपेक्षाकृत कम प्रचलित शब्द जो है तत्सम शब्द भी हैं। तो लेकिन तत्सम शब्दों का प्रयोग ऐसी जगह हुआ है जहाँ कथाकार ने किसी भावप्रवण स्थिति का चित्रण किया है। तो जैसे हम इसके ये उदाहरण देखेंगे कि जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। तो अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह उतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत नहीं था जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। तो इन वाक्यों में हम देखेंगे कि एक भावात्मक स्थिति का चित्रण किया गया है और इन तत्सम शब्दों में जो कोमलता है वह इस आत्मीय पूर्ण स्थिति को जीवंत बनाने में सहायता करती है। तो इस का उद्देश्य हम देखते हैं कहानी का। तो इसमें तो कोई भी लेखक जो होता है वो किसी न किसी उद्देश्य के प्रेरित होकर के उद्देश्य से उस कहानी की रचना करता है। तो जिस उद्देश्य से प्रेरित होकर रचना करता है वही उस कहानी का प्रतिपाद्य कहलाता है। तो पूस की रात कहानी को हमने जब पढ़ा तो हमने ये देखा कि कहानी चौथे दशक के दौरान लिखी गई है। तो उस समय पराधीन भारत था और यहाँ की जनता स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रही थी। इस संघर्ष में किसान और मजदूर जनता भी शामिल थी। और किसान सिर्फ देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे बल्कि वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। और उस जमाने में जमींदारी प्रथा थी। किसानों को अपनी उपज का बहुत बड़ा भाग लगान और मालगुजारी में चुकाना पड़ता था। इसलिए उनको जीवन यापन करने के लिए जमींदारों से ऋण लेना पड़ता था और वो उससे मनमाना ब्याज वसूल करते थे। हल्कू की भी यही स्थिति है। तो प्रेमचंद ने कहानी में किसानों की इस अवस्था का चित्रण नहीं किया बल्कि यह यथार्थ कहानी की पृष्ठभूमि में मौजूद रहता है। लेकिन असली प्रश्न यहाँ ये बनता है कि शोषण चक्र में फंसा हुआ किसान क्या करे। तो कहानी का विषय यही है। हल्कू भी शोषण के उसी चक्र में फंसा हुआ है। यहाँ तक कि अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए हल्कू को मजदूरी भी करनी पड़ती है। लेकिन मजदूरी से पैसे जो मिलते हैं वो घर परिवार की ज़रूरतों में लिए नहीं बच पाते हैं। तो ऐसे में किसान क्या करे, तो वह किसानी से क्यों बंधा रहे। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में पूस की रात कहानी की जो कथा वस्तु है जिसके अंतर्गत हमने पात्रों का चरित्र चित्रण, शिल्प, परिवेश, उद्देश्य इन सभी के बारे में